हेलो दोस्तों। तो आज हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे आज का 15 जून 2020। तो आप वीडियो में बने रहें और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम कौन कौन सा न्यूज़ देखने वाले हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, न्यूज़ आर्टिकल का नाम जो हिंदू में है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज का जो न्यूज़ है एक आज का, इंडिया राइज इन केसेस थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो इंडिया का केस राइज हो रहा है हमारा कोरोना का, उसको काफी तेजी से राइज हो रहा है, उसके बारे में बताया कि तीसरा सबसे ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं उस चीज में, जो कि एक चिंता का विषय है। तो कुछ डेटा है जिस बस उसको हमें बताना है आपको कि रिकवरी रेट अराउंड अच्छी है, कि 51% हो गई है। टोटल केसेस जो है अराउंड 3,30,000 है और जो डेथ है आपका वो 9,500 तक पहुंच गया है। इंडिया का रैंक जो अब तीसरा है, ब्राजील और चाइना यूएसए के बाद डेली इंक्रीज में। डेली जो हमारा इंक्रीज हो रहा है तकरीबन अभी 11,000 इंक्रीज किया है, 11,000। तो ये थर्ड है ग्लोबली। और नंबर ऑफ डेथ भी जो है इंडिया में जो रिकॉर्ड हो रहा है हर दिन, जैसे कि कल 325 डेथ आए थे इंडिया में, रिकॉर्ड हुआ था, वो हमारा चौथे नंबर पे है वर्ल्ड में। और ये जो फर्टिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है आपका, इसमें हम अभी 9th नंबर पे है। और एक जो कंसर्न है कि हमारा टेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है पर मिलियन। अगर हम टेस्ट देखें तो 3,000 टेस्ट ही इंडिया कर किया है इंडिया ने अभी तक, जबकि बाकी जो कंट्रीज है जिसमें ज्यादा केसेज आए हैं जैसे यूएस, रसिया, यूके में, यहाँ पे काफी ज्यादा टेस्ट हुए हैं पर मिलियन पॉपुलेशन देखा जाए तो। यहाँ पे इंडिया को टेस्टिंग रैंप अप करने की जरूरत है। अभी टोटल टेस्टिंग जो है अराउंड काफी ज्यादा हुई, लास्ट डे भी 1.5 लाख टेस्ट तकरीबन किया गया। और ये स्टेट वाइज चार्ट है जो कि डेथ रेट बताता है आपका, ग्रोथ रेट। तो ये एक तरह से फिगर है दिखाने के लिए कि कहाँ पे इंडिया है और कहाँ पे हमें और बढ़ाने की जरूरत है चीजों को। तो अगले न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एक है, आईसीएमआर स्टडी प्लॉट्स मिड नवंबर पीक। तो ये आईसीएमआर के एक एजेंसी ने स्टडी किया, एक सर्वे किया, एक अपने स्टडी किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि नवंबर में जो मिड नवंबर में ये पीक आएगा। पीक मतलब ये जो ग्राफ एक तरह से आप दूसरे देशों का देखेंगे हम, तो कोरोना का ग्राफ जनरली ऐसे पीक आकर के फिर वो धीरे धीरे स्लाइड डाउन होता है, केसेस कम होती है। तो ये जो पीक है, इसका आईसीएमआर का कहना, अभी जो स्टडी पब्लिश किया इन्होंने, उसके बेसिस पर कि ये भाई नवंबर में ये तकरीबन ये चीज पीक आएगी इंडिया में। अभी तक कहा जा रहा था कि जुलाई अगस्त में ये पीक आएगा, लेकिन नई स्टडी के हिसाब से मिड नवंबर में ये आएगा। तो ये बेसिकली आपका जीएस2 हेल्थ को लेकर के मैंने इसको रखा है। इसमें है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हमें और मजबूत करने की जरूरत है, और जो है कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से। तो कोविड में आपका आप ध्यान रखें कि मेंस में सब्जेक्टिव में हो सकता है आपको आए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि कैसे हमने कोविड को टैकल किया, कैसे वहां पे और कुछ करने की जरूरत थी, लॉकडाउन का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज अपने नोट्स में बना के रख लेना चाहिए। तो ये ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ने इस चीज को, स्टडी को कंडक्ट किया, और इसमें कहा गया कि लॉकडाउन काफी इफेक्टिव था इन्फेक्शन को रोकने के लिए और हमारा जो कैपेसिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। डिमांड फॉर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कैन बी मेट अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो ये भी कंसर्न है कि भाई नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिमांड को मीट कर लेगा। उसके बाद जो है थोड़े हम आइसोलेशन बेड्स जो है वो कुछ कम हो जाएंगे, आईसीयू बेड्स भी हमारे कम हो जाएंगे, वेंटिलेटर भी हमें चाहिए होगा। तो ये सारा जो प्रोजेक्शन अभी किया गया है, मतलब गवर्नमेंट को टाइम दिया गया कि आप जो है और चीजों को बढ़ा सके, उस हिसाब से आप जो कैपेसिटी को इनहेंस करने की हमें जरूरत है। इसके साथ ये जो बताया गया कि कवरेज ऑफ हेल्थ केयर मेजर्स कैन बी इंक्रीज टू 80%, द पेंडेमिक कैन बी मिटिगेटेड। तो और हमें जो हेल्थ में एक कहते हैं इन्वेस्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को उसमें, और खर्च करने की जरूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट के अंदर जो आता है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ पेंडेमिक के समय जो है एक तरह से आप कह सकते हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक प्रारूप है वो दिख रहा है, जिसको कि हमें और इन्वेस्ट करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कि जीडीपी का आपको जो इंक्रीज करना होगा हेल्थ में, और साथ ही साथ एजुकेशन में। एजुकेशन में इसलिए क्योंकि जो आपको जो कॉलेजेस हैं, आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से हमें जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमें हेल्थ हेल्थ केयर स्टाफ जो है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है साथ ही साथ। तो ये आप जो जब भी कोई सवाल आया आपका सब्जेक्टिव में, तो इसको आपको देना है वे फॉरवर्ड में कि भाई हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और लॉन्ग टर्म में भी बढ़ाने की जरूरत है।
उसके बाद है आपका स्ट्रेंथिंग द हेल्थ केयर सिस्टम रिस्पॉन्सेज इन द टर्म टेस्टिंग, आइसोलेशन ऑफ केसेस, ट्रीटमेंट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो ये बेसिकली कोविड को लेकर के एक स्पेसिफिक बताया गया कि क्या करने की जरूरत है। ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ सिस्टम कॉस्ट ऑफ पेंडेमिक इज एस्टिमेटेड टू बी 6.2% ऑफ द इंडिया जीडीपी। तो 6.2 जो है इंडिया जीडीपी का कॉस्ट करेगा, जबकि हम हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करते हैं जीडीपी का, वो काफी कम है। तो इसी यही कहा गया है कि लॉन्ग टर्म में इसको हमें सोचने की जरूरत है। पेंडेमिक के थ्रू ही हमें और लॉन्ग टर्म का भी इसको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आज पेंडेमिक खत्म हो जाए या कम हो जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भूल जाए, इसको हमें लॉन्ग टर्म में देखना है। तो अगला जो आपका है एडिटोरियल है, द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं टाइटल से, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो अभी यूएसए में काफी रहा है उसको नहीं है, वो उससे अलग है थोड़ा। तो इसमें जो बेसिकली क्या किया गया, इंडिया इज यूनिक अमंग डेमोक्रेसीज इन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी इज नॉट बैक्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। ये इसी का स्टेटमेंट एक है। तो इसमें बेसिकली ऑथर ने जो स्टार्ट किया कन्वर्सेशन अपना, ये कहा गया, एक तो इरफान पठान जो हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, स्टेटमेंट दिया था कि कैसे जो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है प्रिवेल्ड है, जो उनका शायद अपना एक्सपीरियंस होगा या जैसा भी। तो उन्होंने कुछ एक पॉइंट कहा था कि साउथ इंडिया के जो खिलाड़ी है क्रिकेट के, वो उनको नॉर्थ इंडिया में काफी अब्यूज झेलना पड़ता है क्राउड से। दूसरा उन्होंने जो कहा एक ट्वीट में कि दैट रेसिज्म इन आवर कंट्री गोज बियॉन्ड द कलर ऑफ स्किन्स। तो हमारे देश में जो रेसिज्म है, बेसिकली रेस जो होता है कलर पे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी हम यूएसए में देख रहे हैं, इंडिया में वो कलर से भी आगे है। दैट enforcing embargoes on the people seeking to buy houses based on their faith। तो ये जो हम बहुत जगह शायद आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे क्या है कि भाई कुछ रिलीजन को घर दिया जाता है, ये या फिर कुछ सोसाइटी जो उन्होंने रिजर्व कर रखा है कि नहीं भाई हम इस रिलीजन को या इस कास्ट को ही घर देंगे। जैसे कि कोई हाउसिंग सोसाइटी जो उन्होंने कास्ट बेस्ड हाउसिंग सोसाइटी है, रिलीजन बेस्ड हाउसिंग सोसाइटी है, तो इसको जो इरफान पठान ने पॉइंट आउट किया था ट्वीट में, जिसके बाद काफी बैकलेस भी हुआ था, वहां पे लोगों ने उनको ट्वीट करके रिप्लाई किया था। तो इसी को लेकर के हमें ऑथर ने बताया है कि भाई हम जो है इसको लेकर के एक्सपेंड किया है कि प्रेजुडिसेस जो है, मतलब प्रेजुडिसेस मतलब कि जो हम डेली में फेस करते हैं कि हमारा जजमेंट हो जाता है हमारे स्किन के बेसिस पर, हमारे ना कास्ट के बेसिस पर, वो हम डेली के लाइफ में फेस करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या बेसिक गुड्स खरीदने के लिए हो। और बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिटिगेट अगेंस्ट इंजर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इक्वलिटी। तो ये जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डायरेक्टली तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली आपको बता दिया भाई यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है, यहाँ पे इस रिलीजन को अलाउ नहीं है, इस धर्म को अलाउ नहीं है। और इनडायरेक्ट फॉर्म भी हम बहुत देखते हैं कि जहां पर बोला नहीं जाता बट बेसिकली एक पॉइंट आउट है कि आप यहाँ पे अलाउ नहीं है, आपको ये सामान नहीं दिया जाएगा, आपको ये घर नहीं दिया जाएगा। ये जो चीजें हैं डिस्क्रिमिनेशन का, बेसिकली कोई भी फॉर्म हो, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमारा एंटी डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉलिसी है का संविधान का, सबकी इक्वलिटी का, उसके अगेंस्ट जाता है। तो इसको हमें देखने की जरूरत है कि इसको हम कैसे रोके। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मार्केटली वोकल इन दिस टू आर्टिकल 15(2), ये आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, इसके बारे में मेरा वीडियो लेक्चर है जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स को आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो आर्टिकल 15(2) स्टिपुलेट्स दैट सिटीजन शैल नॉट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स। तो इस ग्राउंड्स पे, चाहे वो धर्म हो, आपकी रेस हो, आपका रंग भेद हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ जहां पर जन्म लिया, इस बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है इस चीजों में। जैसे कि किसी शॉप का एक्सेस, मतलब कि दुकान में आपको जाना है, दुकान से सामान लेना है, तो वहां पे कोई भी आदमी इस चीजों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता आपको। पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, तो ये सारे पब्लिक स्टेट के अगेंस्ट बेसिकली इसको रखा गया है। इसी को जो ऑथर ने कहा है कि भाई जो शॉप है, यहाँ पर शॉप का मीनिंग जो है वो सिर्फ दुकान को लेकर के नहीं है, ये एक ब्रॉड मीनिंग है। मतलब कहीं भी, जैसे घर का जब बात हुई है, तो वहां पर भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां हो रही है, वहां पे कोई भी जाति धर्म के आधार पर आप किसी को भी हटा नहीं सकते हैं, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन रिफ्यूजेस टू लीज हर प्रॉपर्टी टू अनदर बेस्ड ऑन customers faith, such a refusal would run directly counter to the guarantee of equality। तो ये इसमें पॉइंट आउट किया, जो इरफान पठान ने पॉइंट आउट किया था कि भाई आपको लीज देने समय, किसी को घर देने समय आप इस चीज को नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि भाई वो कौन धर्म का है, कौन जाति का है, ये करना गलत होगा।
और ये अभी मतलब कि है, और एक जो चीज पॉइंट क्या किया यहाँ पे ऑथर ने कि ये न जो हमारे संविधान या हमारे जो लॉ में जो अभी भी एक छूट है, जो लूफॉल है, कि हमारे संविधान ने तो इसको गारंटी किया है, बट कोई भी कानून इसके लिए नहीं बना है एक तरह से जो प्राइवेट स्फेयर में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, इनडायरेक्ट फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन को रोक सके। साउथ अफ्रीका का इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन में तो गारंटी है ही, साथ ही साथ लॉज भी हैं जो कि इसको प्रोहिबिट करते हैं अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट बट आल्सो बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो साउथ अफ्रीका में इस चीज को काफी अच्छे तरीके से डील किया गया है, एक लॉ कानून बनाया गया है, संविधान में तो है ही, साथ ही साथ उसे कानून भी बनाया गया है जिसमें किसी भी इंसान के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सरकार हो, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। इसी को लेकर के सजेशंस कुछ हैं, सजेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर बताया गया कि पहले भी अटेम्प्ट किया गया था, कुछ बिल्स लाने की कोशिश की गई थी पार्लियामेंट में, जो पास नहीं हो पाया। शशि थरूर जो अभी एमपी हैं, उन्होंने 2017 में एक बिल लाया था जिस इक्वलिटी लॉ के लेकर के, जो पास नहीं हो पाया, पुटअप नहीं हो पाया। दूसरा आपका है इक्वलिटी बिल, जो सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इन्होंने ड्राफ्ट किया है। इनमें अटेम्प्ट क्या है कि these attempts recognize that our civil liberties are just as capable of being threatened by an act of private individual as by the state। तो बेसिकली जो फोकस रहा है, जो करने की जरूरत है, ऑथर कहने का जरूरत है कि जो हमें करना है वो ये है कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके द्वारा भी अगर किसी फॉर्म का, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो उसको रोका जाए, उसको हमें देखने की जरूरत है। स्टेट के लिए तो चलिए हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जिसको लेकर के हम जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर कहीं हो रहा है, तो उसको भी हमें देखने की जरूरत है, वहां हम आके मूंद नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक हम नहीं कर सकते कि हमारा जब संविधान का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक हमारा ये विजन है वो पूरा हो पाएगा। वी लुक बियॉन्ड इंटेंशन ऑफ आवर एक्शन, तो हमारे एक्शंस के बाद the idea of enacting a law that will help ameliorate our ways of life, that will help reverse our deep rooted culture of discrimination। तो एक कानून की जरूरत है। तो ये अगर आपका जैसे मैंने रखा है यहाँ पर कि GS2 और GS3 में, आपका GS1 में सोसाइटी जो आपका है डिस्क्रिमिनेशन वहां पर है, वीमेन डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, SC/ST हो, या पेपर 2 में, तो इस दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं सजेशन के बेसिस पर कि हमें क्या करने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करने के लिए, पहला बात। दूसरा, जो हमारा विजन है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का विजन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो प्राइवेट पार्टी का डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने की जरूरत है, उसके लिए हमें लॉ की जरूरत है। तो ये जो कुछ लॉ थे जो बनाए गए, जिसका जिक्र हुआ है, उसमें आप कुछ सजेशन और डाल सकते हैं कि कैसा हमारा एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए। तो संविधान में अनटचेबिलिटी को लेकर है, बट they do not address situations where private house landlord refuses to let out his house to Dalits, Muslim, homosexuals और नॉन वेजिटेरियन। या बहुत जगह देखेंगे वेजिटेरियन का तो कि भाई है ना, आपको वेजिटेरियन को ही हम अलाउ करेंगे, फ्लैट लीज पे देंगे, जो रेंट पे देंगे, नॉन वेज अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीजें को हम, ये जो इसको कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो है या संविधान इसको रोकता नहीं है, इसके लिए हमें कानून की जरूरत है। Law also does not cover situations where discrimination on various ground is practiced in private sector। तो प्राइवेट सेक्टर में, एनजीओ में, पंचायत में, खाप पंचायत जैसे हो गया आपका, तो इस चीजों को आपको रोकने की हमें और करने की जरूरत है। At present, discriminatory attitude based on marital status, कास्ट एफिलिएशन, बहुत जगह आप देखते हैं कि सिंगल को अलाउ नहीं, घर नहीं देंगे हम, मैरिड फैमिली वाला होना चाहिए। कास्ट एफिलिएशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, होमोसेक्सुअल जैसे हो गया, डिजेबिलिटी, रिलीजन, फूड प्रेफरेंसेस, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये सारे जो है कानून के अंदर अभी नहीं आते, जहां पे हमें और काम करने की संसद को जरूरत है, पार्लियामेंट को काम करने की। तो ये अब जो है आपका एक तरह से सजेशन के तौर पे मैंने रखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, तो वहां आप सजेशन दे सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। या इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम कहें, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में ये भी आता है आपका, दिस रिक्वायर लॉ टू ब्रिंग ऑल दिस एंटिटी विद इन इट्स एम्बिट, एंड सारे एंटिटी को, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ऐसे कानून की हमें जरूरत है। जैसे किराना स्टोर बहुत बार जो है कि नहीं, हम हिंदू को नहीं देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे, ये चीजें जो है आपको रोकनी है। जैसे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न या कश्मीर को ना घर नहीं दिया जाएगा, दिल्ली उल्ली में कहीं देखा, तो वो चीजों को रोकने की जरूरत है। फर्दर, नो लॉ एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन वुड रियली बी वेल फाउंडेड इफ इट डिड नॉट इंक्लूड ड्यूटी टू प्रैक्टिस डाइवर्सिटी। ये शशि थरूर का जो बिल है उसमें से लिया है, उसमें कहा था कि डाइवर्सिटी को भी
एक ऑर्गेनाइजेशन पे रखा जाए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दायित्व कि वो जो है डाइवर्सिटी को प्रैक्टिस करे। डाइवर्सिटी मतलब कि आपको जो अपना काम आप कर रहे हैं, जैसे कि आपको है ना स्कॉलरशिप देना है अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोगों को, रिक्रूटमेंट मेजर में आपको दिखाना है भाई हमने कितना कहाँ से लिया, ट्रेनिंग में, एंड टारगेटेड एडवर्टीजमेंट। तो ये करने की जरूरत है हमें, पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को करना है कि वो डाइवर्सिटी प्रैक्टिस करे, ताकि और डिस्क्रिमिनेशन जो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाए। तो ये जो बेसिकली सजेशंस हैं जो आप वे फॉरवर्ड, एक तरह से वे फॉरवर्ड में इसमें आप डाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लेकर के, इंक्लूसिवनेस को लेकर के। अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अगला भी एडिटोरियल है आपका, नो लॉन्गर स्पेशल। ये बेसिकली जो है नेपाल ने अभी जो पास किया है, जो अपना मैप को रिवाइज किया है, वो इसके बारे में मैंने लास्ट फ्राइडे का जो सैटरडे का जो आपका हिंदू एनालिसिस है उसमें डिटेल में बताया है कि ये मैप्स में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा गया कि जो डिस्कशन हमने नहीं किया, जो डिस्कशन नहीं हो पाया, जो ना डायलॉग नहीं हो पाया, उसकी कमी एक दिखती है कि आईआर में कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन जो बना के रखना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डायलॉग जो है बना के रखना है, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश हो या कोई भी देश हो, उसके साथ रिलेशन के लिए जरूरत है कि लॉन्ग टर्म डायलॉग जो है हमेशा रहे, उसमें कोई कमी नहीं रहे। तो ये आपको एक सजेशन के तौर पर यहाँ पे मैंने बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें फैक्ट्स हैं ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है आपका सैटरडे के न्यूज़पेपर आर्टिकल में। अगला एक एडिटोरियल है, मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अभी काफी लोग कम यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे मेट्रोज भी जो आप देखें बंद है अभी गवर्नमेंट का, तो इसको लेकर के ऑथर ने बताया कि कैसे उसको हमें और सेफ बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके। तो ये आपका ना GS1 में जो अर्बनाइजेशन है आपका, और GS3 में पॉल्यूशन, इस दोनों को लेकर के मैंने इसको रखा आर्टिकल को। ये दोनों में आप इसको इस आर्टिकल का सजेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे बताया गया है कि जो लोग अभी भी आप देखेंगे, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज देखेंगे तो वहां बस बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 20 पैसेंजर से ज्यादा नहीं करेंगे, तब भी वहां पे उससे भी कम लोग जा रहे हैं। ये क्यों है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे कि भाई वो हम जाएंगे बस में तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको जो है गवर्नमेंट को जरूरत है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको और जो है अच्छी तरह से लोग यूज कर सके, लोग उसमें जा सके। ये किस लिए जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आप समझ लें एक तरह से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर अब ज्यादा गाड़ियां जो है रोड पे निकलेगी, ज्यादा जो प्राइवेट व्हीकल्स निकलेगी, तो वह होगा पॉल्यूशन को और इफेक्ट करेगा। जो अर्बन पॉल्यूशन है जिसको हम दिल्ली में हम देख चुके हैं, काफी ज्यादा न्यूज में आता है, तो उस चीजों को और एक्सीलरेट करेगा, बढ़ेगा, जिसको कि हमें देखने की जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इसीलिए जरूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज करना शुरू करें। इसके लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स ले ताकि वो लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं भाई हम मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, हम सेफ है, हम इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये स्टेप जो है गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। साथ ही साथ एक्सीडेंट जो है एक वो भी एक मैटर है, एक्सीडेंट को भी, जो अर्बन रोड एक्सीडेंट होता है उसको भी हम रोक सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। तो इसको लेकर के एक प्रवी को लेकर के ये ऑथर ने बताया है, दैट मींस मेजर्स आर नीड टू बी नीडेड टू गेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस के लेने की जरूरत है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर लेने की जरूरत है। एक जो बहुत है ना लोगों में है ना संचय का भावना है, शक है कि भाई एसी में जो है अंदर में रह के जो है इन्फेक्शन और बढ़ेगा, तो इसको भी गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि एसी जो है उसका फ्लो सही किया जा सके, जो उसमें विंडोज को खोल सके हम, कुछ जो है आपका कोचेज हैं उसको हम ओपन कर सके, ये सब देखने की जरूरत है। ये बेसिकली सजेशन है अगर आपको आए सब्जेक्ट में कि भाई कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं इन व्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ पेंडेमिक। ऐसे पेंडेमिक्स जब आए, इन्फेक्शन रेट जब हो, तो उसको करने के लिए क्या जरूरत है, तो वो आप इसमें सजेशंस भी दे सकते हैं। जैसे कोलकाता का मेट्रो है, बहुत सारे मेट्रो जो है वो ओपन है, नॉन एसी वाले हैं, तो उस तरह से हमें करने की जरूरत है कुछ कोचेज में। हैंड कॉन्टेक्ट विद कॉमन सरफेस मस्ट बी कंट्री। तो हैंड कॉन्टेक्ट जो होता है आपका, रेलिंग आपने पकड़ा है, तो यहाँ पे हम सजेशंस पे आते हैं। सजेशंस क्या क्या है, फर्स्ट इज टू एम्प्लॉय स्टाफ टू वाइप ऑफ हैंड ग्रिप एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम एंड टू एंड इन द ट्रेन। तो इस जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टाफ को डिप्यूट करें वहां पर, ताकि जो वो हैंडल्स है जो आप पकड़ते हैं, जो मेट्रो में खड़े रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हैंड ग्रिप मतलब क्या है, ये जो आपका जो लटका रहता है हैंड ग्रिप यहाँ पे, इसको आप पकड़ते हैं, या फिर जो हैंडल है इसको आप पकड़ते हैं, तो इसको जो है रेगुलर इंटरवल पे साफ करने की जरूरत है। दूसरा सजेशन है गिव वेट सैनिटाइजिंग वाइप्स
टू एवरी ट्रेवलर एंटरिंग ए मेट्रो। तो जो भी मेट्रो में घुस रहा है उसको वाइप दिया जाए, ताकि आप ये बताया जाए कि आप जो इसको अपने हाथ में रखें, और जो बिफोर टचिंग है ग्रिप और ग्रिपिंग एनीथिंग। तो जब भी आप किसी को टच करें उसके पहले आप इसको हाथ में रखें, ताकि आपके जो वायरस जो है हाथ में नहीं लगे अगर वहां पे कुछ है। तीसरा चीज है इंक्रीजिंग पैसेंजर्स एज इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ट्रांसफरिंग व्हाट इज ऑन देयर हैंड्स टू देयर फेस। तो उसको लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई आप जो है मुंह पे हाथ कम रखें। पेड स्टाफ्स और वॉलंटियर डिस्पेंसिंग हैंड सैनिटाइजर्स ऑन प्लेटफॉर्म कैन बी ऑप्शन। तो हैंड प्लेटफॉर्म पे आप जो है हैंड सैनिटाइजर जो है या फिर जो उसको देने के लिए लोग को रखें आप, ताकि जो भी लोग निकले मेट्रो से या फिर जो लोग जा रहे हैं मेट्रो में उनके सामने रास्ते में वो हैंड सैनिटाइजर कंपल्सरी सबको हाथ में दे, ताकि उनका हाथ अगर इन्फेक्टेड भी है तो वो साफ हो सके। ऑफरिंग कॉन्टैक्टलेस वॉश बेसिन विद सोप डिस्पेंसर एट प्लेटफॉर्म लेवल, ये भी हम कर सकते हैं। साइंस ऑन हैंड हाइजीन विस विस टचिंग सर्फेसेज आर नीडेड। तो हैंड हाइजीन का जो है ना साइन जो है मेट्रो में जहाँ पे आप टच करते हैं वहां पे आप लगा दें, तो लोगों को एक जागरूकता होगी भाई यहाँ पे हमें हाथ साफ करना है, मुंह पे हाथ नहीं रखना है, उसके पहले हमें हाथ को धोना है या सैनिटाइज करना है। तो ये सब चीजें। डोर्स ऑफ एम्प्टी कोचेस कैन बी ओपन ड्यूरिंग द रन फॉर 2 और 3 मिनट्स। तो अगर ये पॉसिबल है सेफ्टी मेजर को देखते हुए, जो एम्प्टी कोचेज है उसका हम डोर को खोल सकते हैं, ताकि जो है एयर वेंटिलेशन हो सके और जो है जो वायरस है वो इन्फेक्शन उसको कम किया जा सके। इवेंचुअली मेट्रो रेल एसी सिस्टम वुड बी चेंज टू हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर विद फ्रीक्वेंट सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। तो ये बेसिकली फिल्टर को हम चेंज कर सकते हैं, उस तरह उसका जो फ्लो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ताकि फ्रेश एयर उसमें ज्यादा जाए, ताकि वो जो इन्फेक्टेड एयर है किसी का खांसने से ज्यादा मान लीजिए कोई हवा में वायरस है उसको क्विकली जो है हम बाहर भेज सकें। तो ये सब जो स्टेप्स है जिसको मेजर जो एम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग और यूज करें, उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना शुरू करें। ये इसलिए जरूरी है पॉल्यूशन के लिहाज से, अर्बन पॉल्यूशन और अर्बन एक्सीडेंट जो है उसको कम किया जा सके, रोड एक्सीडेंट को। तो यही एक कहने का ऑथर का है। इसको आप लिंक कर सकते हैं अगर आपको अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको पेंडेमिक से रिलेटेड आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलेटेड आता है, तो आप इसमें इस सजेशंस दे सकते हैं। अगला आर्टिकल आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से रखा गया है। एक है ना जो फ्रॉग की जो वैरायटी है आपका ग्रीन फ्रॉग विद स्लेंडर बॉडी, वेब्ड फीट, अनयूजुअल बॉडी पोजीशन, इसको अभी स्पॉट किया गया है वेस्टर्न घाट में। तो इसका आपका ना काफी ग्लाइडिंग कैपेसिटी अच्छी है, 10 से 12। तो आपको आएगा कहाँ पे इसको मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग जो है इसको कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, तो वेस्टर्न घाट में इसको आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रखा गया है। अगला न्यूज जो है आपका ये एक इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी को लेकर के। इंडिया लुक्स टू डिप्लॉय नेवल लाइजेंसिंग ऑफिसर्स। तो ये जो है बेसिकली इंडिया ने जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे, तो वहां पे जो ऑफिसर्स अभी डिप्यूट कर रहे हैं इंडिया ने लाइजनिंग के लिए। तो ये आपका जो है सिक्योरिटी GS3 का पेपर है, नेवल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन इंडियन ओशियन में, इसके लिहाज से आप इसको काफी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल। तो स्टार्ट किया गया कि इंडिया ने जो इंडियन ओशियन कमीशन ज्वाइन किया था अभी मार्च में, तो इसको लेकर के यहाँ इनका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो बॉडी है, इनका जो ऑफिसेज है, वहां पे जो है इंडिया अब जो है पोस्ट कर रहा है ऑफिसर्स को, जो वहां से अपना जो कोऑर्डिनेशन करेंगे इंडिया के साथ, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वहां से यहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन इन गुरुग्राम। ये पहले 2018 में सेटअप हुआ था। ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है। तो RFMIC जो क्या है बेसिकली, ये जो है आपका यहाँ पे जहाँ पे मेडागास्कर में है, ये इंडियन ओशियन कमीशन के अंदर में आता है। इसको इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह ज्वाइन किया था। IOC जो है बेसिकली क्या है आपका, ये रीजनल फोरम इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन कंप्राइजिंग 5 नेशंस एंड बाकी उसमें 5 नेशंस है, बाकी ऑब्जर्वर स्टेटस है, ऑब्जर्वर नेशंस है। इसको मैंने डिटेल में यहाँ रखा है। इंडियन ओशियन कमीशन जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1984 में बना था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन आइलैंड। तो ये आप ध्यान रखिए, इंडियन ओशियन का वेस्टर्न साइड। तो ये बेसिकली जो मोजाम्बिक जो मेडागास्कर है, वहां पे जो आइलैंड नेशन है, 5-6 आइलैंड नेशन, उन्होंने एक तरह से बनाया था वहां पे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ये विक्टोरिया एग्रीमेंट के अंदर बना था। इसमें जो मेंबर है, इसमें 5 देश हैं, आइलैंड नेशन बेसिकली, मेडागास्कर, कॉमोरोस, ला यूनियन जो फ्रेंच का ओवरसीज टेरिटरी की तरह से है,
मॉरिशस एंड सेचेल्स। तो ये सारे जो है नेशंस इसके मेंबर हैं 5। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इंडिया जैसे ज्वाइन किया इन्होंने मार्च में, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, माल्टा है, यूएसए भी है इसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफिन ओआईएफ, ये जो बेसिकली और फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस हैं। इसका बेसिकली एम क्या है कि जो इनका इंटरेस्ट जो है स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ फ्रेंडशिप, इनके बीच में देश, इन जो 5 देश है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आइलैंड जो है इनके बीच में और यूनिटी बनाने से सॉलिडेरिटी इनका रहे। तो इसको इंडियन ऑब्जर्वर स्टेटस ज्वाइन किया था। इसके साथ ही साथ इंडिया के साथ ही साथ इसमें यूएसए ने भी ज्वाइन किया था, यूएसए ने भी इसको ज्वाइन किया था अभी। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन है इमैस। ये जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है आपका ये रहा, यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है आपका ये इसका जो ये इसमें नेशंस बेल्जियम है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है एंड फ्रेंच ऑफिसर्स। और ये कहाँ पे, अबू धाबी में इसका फ्रेंच नेवल बेस पे मौजूद है। इसका एम क्या है, टू मॉनिटर मैरीटाइम एक्टिविटी एंड गारंटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द पर्शियन गल्फ एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है आपका अरेबियन सी से। यहाँ से काफी जो है वायल और जो शिपिंग है वो होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ताकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आप समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे नेवल रूट्स हैं, जैसे साउथ चाइना सी में चल रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं है, तो वो जो नेविगेशन एरिया जो है सी का उसको फ्री रखना, ये एम है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का। और जो वहाँ के अगल बगल जो स्टेट्स है, नेशन है, उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो इसका बेसिकली यही एम है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बात किया शुरू में, आईएफसी आईओआर, ये 2018 में बनाया गया था। ये गुरुग्राम में सेटअप किया गया है टू ट्रैक मैरीटाइम मूवमेंट्स इन द रीजन। मैरीटाइम मूवमेंट जितने भी हो रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसको ट्रैक करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बारे में डिटेल में मैंने रखा है यहाँ पर। तो ये तो इंडियन ओशन कमीशन का हो गया। ये आप देख लीजिए, ये इंडिया है, यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो है आपका इंडियन ओशन कमीशन के मेंबर्स हैं। सेचेल्स 1 एक मेंबर, ये यूनियन ऑफ कॉमरोस, मेडागास्कर तीसरा, मॉरिशस चौथा और ला यूनियन जो कि फ्रेंच का टेरिटरी है। ये आपका 5 नेशन जो है आइलैंड नेशन, ये इसके मेंबर है। ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो है आपका वेस्टर्न इंडियन ओशियन का में ये आइलैंड नेशन है। इसका मैप में आप ध्यान रखें। अब ऑब्जर्वर स्टेटस जो मिला इंडिया को, इसका क्या फायदा है ये भी आप समझ सकते हैं कि चाइना का जो प्रेजेंस ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो इसके लिए इंडिया भी अपना नेवल प्रेजेंस इससे इंक्रीज कर सकता है। दूसरा बात, आईओसी जो है इससे मोजाम्बिक चैनल जो है उसको हासिल करने में इंडिया का, उसको एक्सेस करने के लिए इंडिया को काफी हेल्प मिलेगा। मोजाम्बिक चैनल जो बेसिकली इंडियन ओशियन का ही आर्म है, लोकेटेड बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो है उसके बीच में आपका ये चैनल है आपका। और तीसरा जो हेल्प होगा आपको इंडिया का सागर जो इनिशिएटिव है। सागर इनिशिएटिव क्या है कि 2000 आपका बेसिकली 15 में स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन कौन सा, ये इंडियन ओशियन रीजन। इस रीजन में इंडिया का जो विजन है इंडियन ओशियन को लेकर के कि सिक्योरिटी रहे, सबका जो है ना कॉपरेशन रहे, उसको लेकर के इंडिया ने स्टार्ट किया था सागर इनिशिएटिव, बेसिकली चाइना को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें भी इंडिया को हेल्प होगा। ये अगर इंडिया आईओसी जो ज्वाइन किया है इसमें, इंडिया आईओसी से इसको इंडिया में सागर के लिए भी इसको हेल्प होगा। तो ये तो है सिग्निफिकेंस आईओसी का इंडिया के लिए। आगे हम मूव करते हैं, जो हमने बताया आईएफसी आईओआर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। ये गुरुग्राम में इसका ऑफिस है, इंडिया इसने सेटअप किया है। थ्रू दिस सेंटर इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि वाइट शिपिंग क्या होता है, जो कि जो नॉर्मल शिपिंग जो जा रहे हैं गुड्स को लेकर के, वाइट शिपिंग और कॉमर्शियल शिपिंग विल बी एक्सचेंज विद द कंट्री रीजन। तो इसका इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज किया जाएगा बेसिकली जो देश है इसमें इंडियन ओशियन रीजन में या बाकी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, would ensure that entire region is benefited by mutual collaboration। तो जो इंडियन ओशियन का रीजन के कंट्रीज हैं उनको सबको बेनिफिट हो, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न्स एंड थ्रेट्स व्हिच आर प्रिवेलेंट इन द रीजन। कोई भी कंसर्न, को थ्रेट है, उसको लोग एक दूसरे से बांट सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है। और ये जो RFMIC हमने देखा था वो आईओसी का एक पार्ट है आपका, मेडागास्कर में इसका इंफॉर्मेशन है। ये मैप है आपका, इसके लिए पर्शियन गल्फ यहाँ पर है। ये जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, काफी इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये था आपका है ना आज का हिंदू एनालिसिस।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आपको कोई और न्यूज जानना हो, कुछ और न्यूज पे डाउट हो, या कुछ आपको जो मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ आपको डाउट है, कुछ जानना है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ये एक न्यूज, सॉरी मैं एक न्यूज और बच गया आपका, वो इंडिया चाइना प्रेस अहेड विद एड। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली जो है डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडिया और चाइना जो दोनों ही, आप देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर भी जो डिफरेंट देशों से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसी साथ एड भी जो है हमने भेजा है बहुत सारे देशों को, स्पेशली सार्क कंट्रीज को हमने एड भेजा है, मेडिकल एड, वहाँ टीम भी भेजी है। तो ये बेसिकली डिप्लोमेसी है। इसमें एक जो टर्म आया है जिसको मैंने इसको रखा है आर्टिकल को, वो है हेल्थ सिल्क रोड। हेल्थ सिल्क रोड बेसिकली कुछ नया नहीं है, चाइना का पुराना एक इनिशिएटिव है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, उसी का एक पार्ट आप कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है चाइना जो है अपना मेडिकल एड, जो BRI कंट्रीज हैं उसके थ्रू मेडिकल एड जो है भेज रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स टू 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिलिट्री मेडिकल टीम्स टू पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार। तो ये जो है चाइना का हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव, ये टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंडिया भी भेज रहा है, ये इंडिया के फ्लाइट से, इंडिया का नेवल शिप जो है केसरी, इसके थ्रू इंडिया भी बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है सार्क कंट्रीज को। हेल्थ सिल्क रोड क्या है भाई, बेसिकली एक BRI का कंपोनेंट है जो कि स्पेशली डिफाइंड नहीं है, एक बताया नहीं गया एग्जैक्टली, बट एक तरह से उसकी का एक कंपोनेंट है इन एफर्ट टू स्ट्रेंथन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस। तो बेसिकली चाइना जो कहता है कि इसका एफर्ट, इसका जो एम है कि भाई हमें हेल्थ गवर्नेंस जो है जो कंट्री बेल्ट रोड पर है उस वहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो उसको इम्प्रूव करना, ये इसका एम है। बट एम यही है कि डिप्लोमेसी जो है वहाँ पे चाइना कर रहा है, चाइना जो अपना एड दे करके वहाँ पर उस कंट्री के साथ रिलेशन जो है बना सके। सिग्निफिकेंस क्या है चाइना का हेल्थ सिल्क रोड का इस समय, यही है कि जो चाइना का एक जो ग्लोबल जो कंसर्न है कि चाइना ने इस वायरस को जन्मा है, उस वो जो है कंसर्न जो है कम हो जाएगा अगर चाइना मेडिकल सप्लाई भेजता है, मेडिकल हेल्प करता है डिफरेंट नेशंस को। तो वो जो है चाइना का इमेज जो है वो इमेज बिल्डिंग एक तरह से अच्छा होगा। सेकंड, हेल्थ सिल्क रोड प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क थ्रू विच बीजिंग में चूज टू रिवैम्प BRI। तो BRI अभी जो है रुका हुआ बहुत जगह, क्योंकि जो वर्कर्स वहां पे नहीं है, कंपनियां वहां स्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, देश जो है जहाँ पे BRI जा रहा है वो उनको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने का परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कोविड के सिचुएशन को लेकर के, तो वो क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको रिवैम्प करने का एक तरह से तरीका है हेल्थ सिल्क रोड, कि भाई हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भेजना है तो चलिए हम इस रोड को बनाते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ पे देते हैं। तो ये एक तरह से चाइना का डिप्लोमेसी है जिसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, हेल्थ सिल्क रोड। और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, इंडिया भी मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है, एयर इंडिया के थ्रू, इंडियन नेवल शिप के थ्रू भी। तो ये IR में आप लिख सकते हैं कैसे चाइना का डिप्लोमेसी। तो फ्रेंड्स ये था आज का न्यूट्रल एनालिसिस। कोई भी आपको वीडियो अगर ना इसमें कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट में ला सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्विजेस जो है आप यहाँ पे IQ ज्ञान पे आकर के टेलीग्राम पे आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हमारे साथ में 8 बजे हम करेंगे। साथ ही साथ शाम में 5 बजे यूट्यूब पे आप जो है पॉलिटिकल लेक्चर है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।